आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ससुर वाचन के प्रकार। ससुर वाचन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। ससुर वाचन दो प्रकार के होते हैं। पहला, पठनकर्ताओं की संख्या के आधार पर, दूसरा कक्षा शिक्षण की दृष्टि से। आइए प्रत्येक के बारे में जानते हैं विस्तृत रूप से। पहला है पठनकर्ताओं की संख्या के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत वाचन, दूसरा सामूहिक वाचन। आइए देखते हैं व्यक्तिगत वाचन क्या है। व्यक्तिगत वाचन के अंतर्गत एक व्यक्ति जब आवाज करते हुए पढ़ता है तो उसे व्यक्तिगत वाचन कहते हैं। शिक्षक बालकों के समक्ष पाठ्य सामग्री को पढ़कर प्रस्तुत करता है, उसे आदर्श वाचन कहते हैं। आदर्श वाचन के बाद जब बालक अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के ढंग के अनुसार वाचन करने का प्रयास करता है तो उसे अनुकरण वाचन कहा जाता है। इस तरह के वाचन में एक बार में एक ही पढ़ता है। अनुकरण वाचन के द्वारा ही अध्यापक छात्र की पठन योग्यता का आकलन करता है। अनुकरण वाचन के द्वारा ही अध्यापक छात्र की पठन योग्यता का आकलन करता है। अनुकरण वाचन के समय अध्यापक को छात्रों के वाचन को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, जिससे वह जान सके कि छात्र उचित गति, अवरोह, आरोह, अवरोह को ध्यान में रखकर पढ़ रहा है या नहीं। यदि छात्र पढ़ते समय कोई त्रुटि करता है तो अध्यापक को उसका निराकरण तुरंत करवा देना चाहिए, उसको सही तरीके से बताना चाहिए। ये व्यक्तिगत वाचन के अंतर्गत आते हैं। अब है दूसरा सामूहिक वाचन। इसके अंतर्गत सामूहिक वाचन को समवेत वाचन भी कहते हैं। जब दो या दो से अधिक छात्र एक साथ बोलकर पठन करते हैं तो उसे सामूहिक वाचन कहते हैं। प्रायः सामूहिक वाचन प्राथमिक कक्षाओं में कराया जाना चाहिए। इससे बालकों में आत्मविश्वास बढ़ता है तथा उनका संकोच दूर होता है। सामूहिक वाचन कराते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि बालक वाचन करे न कि शोर मचाए। छोटी कक्षाओं में शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराने हेतु सामूहिक पठन का प्रयोग किया जा सकता है। ये क्या है, सामूहिक वाचन के अंतर्गत आते थे। अब है दूसरा कक्षा शिक्षण की दृष्टि से। इसके अंतर्गत भी दो प्रकार के होते हैं ये, जैसे पहला आदर्श, दूसरा आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण। अब पहला है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या है? भाषा में पद्य और गद्य के पाठों का शिक्षण करते समय शिक्षक पाठ्य सामग्री का ससुर पठन करते हैं। विद्यार्थी शिक्षक के इस पठन का अनुकरण करते हैं। शिक्षक के इस पठन को आदर्श पठन कहा जाता है। अपने सही अर्थों में आदर्श पठन शिक्षक द्वारा प्रस्तुत वह पठन है जिसे वह उचित ढंग से खड़े होकर अक्षर उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, उचित ध्वनि और शब्दों पर भावानुसार बल देते हुए उचित ससुर और उचित गति के साथ करता है। ये आदर्श वाचन के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन क्या है? शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण विद्यार्थी यथा पाठ्य सामग्री का व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से पठन करते हैं। विद्यार्थी के इस पठन को अनुकरण वाचन कहा जाता है। ये
अनुकरण वाचन के अंतर्गत आते हैं। अब है सुसर वाचन का महत्व। सुसर वाचन के महत्व निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला, हिंदी शिक्षाविदों को मानना है कि अच्छे सुसर वाचन से गद्य का आधा और पद्य का पूरा भाव समझ में आ जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। हिंदी शिक्षा के विद्वानों का मानना है कि अच्छे सुसर वाचन से गद्य का आधा और पद्य का पूरा भाव समझ में आ जाता है। कविता का आनंद तो उसके सुसर वाचन में ही होता है। कविता का आनंद तो उसके सुसर वाचन में ही होता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से ही भी सुसर वाचन का बड़ा महत्व है। इससे विद्यार्थी का उच्चारण शुद्ध होता है, उसकी झिझक दूर होती है और वे अच्छे वार्ताकार, प्रभावशाली प्रवक्ता और सफल अभिनेता बनते हैं। उच्चारण शुद्ध होने पर शब्दों को लिखने में वर्तनी की अशुद्धि होती है। उच्चारण शुद्ध होने पर शब्दों को लिखने में वर्तनी की अशुद्धि नहीं होती है। छात्रों की मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार की भाषाओं में सुधार होता है। छात्रों की मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार की भाषाओं में सुधार होता है। कक्षा शिक्षण की दृष्टि से शिक्षक के आदर्श सुसर वाचन से कक्षा में जीवंतता बनी रहती है। जब विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण कर स्वयं सुसर वाचन करते हैं, तो उनके पठन कौशल का विकास होता है। सुसर वाचन से भाषा शिक्षण सरल एवं सहज हो जाता है। सुसर वाचन से भाषा शिक्षण सरल एवं सहज हो जाता है। ये सुसर वाचन के महत्व थे। सुसर वाचन और मौन वाचन में अंतर। सुसर वाचन और मौन वाचन में निम्न अंतर है। कॉलम बनाते हैं, सुसर वाचन, दूसरा मौन वाचन। तो आइए देखते हैं। पहला, सुसर वाचन में सुसर वाचन बोलकर किया जाता है। सुसर वाचन बोलकर किया जाता है। मौन वाचन चुपचाप बिना होठ हिलाए किया जाता है। मौन वाचन चुपचाप बिना होठ हिलाए किया जाता है। सुसर वाचन छोटी कक्षाओं जैसे 4, 5, 6, 7, 8 में उपयोगी होता है। सुसर वाचन छोटी कक्षाओं जैसे 4, 5, 6, 7, 8 में उपयोगी होता है। मौन वाचन उच्च कक्षाओं के लिए होता है, जैसे 9, 10, 11, 12 में उपयोगी होता है। सुसर वाचन में ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक होता है। सुसर वाचन में ध्यान पूर्वक सुनना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर नहीं सुनेंगे तो छात्र नहीं समझ पाएगा। मौन वाचन में गहन विचारों को समझना आवश्यक होता है। मौन वाचन में गहन विचारों को समझना आवश्यक होता है, उसको ध्यान पूर्वक उसको पढ़ना होता है। सुसर वाचन में उच्चारण से अर्थ ग्रहण होता है। एक बार फिर से देखते हैं। सुसर वाचन में उच्चारण से अर्थ ग्रहण होता है। मौन वाचन में बिना उच्चारण के अर्थ ग्रहण होता है। मौन वाचन में बिना उच्चारण के, बिना होठ हिलाए वो छात्र पढ़ता है, और छात्र कोई भी पढ़ता है और उसका अर्थ ग्रहण कर लेता है। अगला है, सुसर वाचन में बालक कम सीख पाता है। सुसर वाचन में बालक कम सीख पाता है कैसे? जैसे कि वो अगर कोई उच्चारण कर रहा है तो उस पे उच्चारण पे बल देता है, ना कि वो सोचता समझता नहीं है बालक। सुसर वाचन में बालक कम सीख पाता है। मौन वाचन में बालक अधिक सीख लेते हैं, क्योंकि वो मन से पढ़ते हैं। मौन वाचन में
बिना होठ हिलाए, बिना शोर किए वो पढ़ते हैं, जिससे वो ज्यादा सीख लेते हैं। ससुरवाचन में स्थूल और सूक्ष्म अध्ययन संभव है। ससुरवाचन में मतलब कि वहाँ पे सूक्ष्मता पर ध्यान नहीं रहता, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देता, वो पढ़ते रहते हैं बच्चे। मौन वाचन में सूक्ष्म और व्यापक अध्ययन संभव है। मौन वाचन में अगर नहीं समझ में आता है किसी भी चीज का अर्थ, तो वो ध्यान से पढ़ते हैं और उस पर चिंतन मनन करके उसको पूर्ण करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ससुरवाचन में पढ़ने और समझने की गति धीमी होती है। ससुरवाचन में पढ़ने और समझने की गति धीमी होती है। मौन वाचन में समझने की गति तीव्र होती है। मौन वाचन में समझने की गति तीव्र होती है। ससुरवाचन उच्चारण की शुद्धता के लिए किया जाता है। ससुरवाचन उच्चारण की शुद्धता के लिए किया जाता है। मौन वाचन विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए किया जाता है। मौन वाचन विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए किया जाता है। तो ये ससुरवाचन और मौन वाचन में अंतर था। तो आज का मेरा टॉपिक क्या था? ससुरवाचन के प्रकार के अंतर्गत हमने पढ़ा ससुरवाचन कितने प्रकार के होते हैं, ससुरवाचन का महत्व क्या है, ससुरवाचन तथा मौन वाचन में अंतर कितने हैं, कैसे कैसे अंतर है, इन सब बातों को ध्यान दिया है, इन सबको पढ़ा है। तो आज का मेरा टॉपिक ससुरवाचन के प्रकार यही समाप्त होता है। ससुरवाचन